विभागातर्फे आयोजित ऑनलाईन शिक्षणमध्ये मी दुर्गा शर्मा आपण सर्वांचा हार्दिक स्वागत करते। विद्यार्थी मित्रांनो, कोविड-19 मुळे आपली शाळा बंद आहे, पण शिक्षण चालू आहे। तर तुमच्यापर्यंत शिक्षण पोहोचविण्यासाठी यूट्यूबच्या माध्यमातून व्हिडिओ पोहोचवण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत। सुप्रभात मुलांनो, आज आपण लेखक वसंत पुरुषोत्तम काळे यांचा बेटा मी ऐकतो आहे या पाठाविषयी सविस्तर माहिती घेऊया। आता बघा, तुमच्या पाठात त्यांचं नाव व पु काळे असं दिलेलं आहे, पण त्यांचं पूर्ण नाव आहे वसंत पुरुषोत्तम काळे। त्यांचा जन्म 1932 साली झाला होता आणि त्यांची मृत्यू सन 2001 साली झाली। आता हे एक कथालेखक, निबंधकार आणि नाटककार आणि कादंबरीकार होते। ह्यांच्या काय लेखनाची माहिती आपण घेऊया। लोंबकळणारी माणसं, पण माझ्या हातांनी, पेन सलामत तो, ब्रह्मदेवाचा काळ, गुलमोहर, कर्मचारी, कारे भुल्लाशी, एक सखे, वन फॉर द रोड, माया बाजार, स्वर, संवादिनी, वलय इत्यादी। आणि कथासंग्रह ही वाट एकटीची, पार्टनर इत्यादी। कादंबरी लेखन प्रसिद्ध आकर्षक कथानके, ओघवती निवेदन शैली आणि चटपटीत संवाद यामुळे त्यांच्या कथा वाचकप्रिय आहेत। मतलब कि उनकी जो लिखने की शैली थी वो इतनी अच्छी थी। तो ये जो हमने नाम देखे ये उनके कादंबरी और कथाओं के नाम हैं जो कि अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। आता आपण पाठाची सुरुवात करण्यापूर्वी पाठाविषयी थोडंफार माहिती बघूया की नेमकी आपण हा पाठात काय अभ्यास करणार आहोत। तर संगीत कलेवर जीवापाड प्रेम करणारे वडील व अपघातामुळे संगीत सेवेपासून अंतरलेल्या वडिलांच्या सौख्यासाठी धडपडणारा मुलगा यांचे भावस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकांनी केले आहे। बघा, संगीत कलेवर जीवापाड प्रेम करणारे वडील मतलब कि एक पिता है जो कि संगीत से अत्यधिक प्रेम करते हैं, संगीत से वो बहुत प्यार करते हैं। व अपघातामुळे संगीत सेवेपासून अंतरलेल्या वडिलांच्या मतलब कि एक दुर्घटना हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, जिसके कारण वो अब संगीत सेवा से वंचित हो गए हैं, वो संगीत में समाविष्ट अब नहीं हो सकते। तो वडिलांच्या सौख्यासाठी धडपडणारा, अब देखो उनको संगीत से अत्यधिक प्रेम था, तो अपने पिता को संगीत सेवा का सुख देने के लिए प्रयत्न करने वाला लड़का, उसका भावस्पर्शी वर्णन इस पाठ में किया गया है। आता आपण पाठाची सुरुवात करूया। तिसरी घंटा घडघडली, बाहेरचा संमिश्र कोलाहल बंद पड़ला। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि तीसरी घंटा घड़घड़ी, मतलब जैसे ही आवाज़ घंटा होती है, सम्मिश्र कोलाहल मतलब होता है कि बहुत सारी आवाज़ जब एक साथ मिल के आती है, एक साथ एक दूसरे में मिल के ऐसा गोंधड़ हो जाती है, तो उसे सम्मिश्र कोलाहल कहा जाता है। तो ऐसा आवाज़ बंद हो गया। उगीचच इकडून तिकडे वळणाऱ्या माना स्टेजच्या दिशेने स्थिर झाल्या। वो बोल रहे हैं कि यहाँ वहाँ जो बिना मतलब के यहाँ वहाँ भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, वो सब आवाज़ें बंद हो गई और सबका ध्यान जो है वो स्टेज की तरफ आकर्षित हो गया और लोग स्टेज की तरफ एकदम ध्यानपूर्वक देखने लगे। लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे आहे याची खात्री मला वाटताच मी गंभीर आवाज़ात बोलायला शुरुआत केली। बोलते हैं लेखक कि जब मुझे ये एहसास हो गया कि अब सारे लोगों का ध्यान मेरी तरफ है, और इसलिए मैंने क्या किया, जब मुझे ये एहसास हो गया तो मैंने गंभीर आवाज़ात मतलब एकदम शांत रूप से धीमी आवाज़ में मैंने बोलने की शुरुआत की। अभी आपको जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि सारे जो लोग हैं उनका ध्यान स्टेज की तरफ है, तो मतलब कि जो जनता है वो प्रोग्राम देखने के लिए एकदम रेडी हो चुकी है।
अब यहाँ पे लेखक वसंत पुरुषोत्तम काळे पहले स्टेज पे है और वो बोलते हैं, सभ्य स्त्री पुरुष हो, माझ्या वादन विद्यालयाचा हा पहिला जाहीर कार्यक्रम आहे. वो क्या बोलते हैं कि मेरे वादन विद्यालय का ये पहला ही कार्यक्रम है आणि आपल्या चरणी ही कला सादर करताना मला अतिशय आनंद वाटत आहे. और वो बोलते हैं कि आपके लिए, आपके चरणों में मेरी इस कला को सादर करते हुए, मतलब अपना कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हुए, आप लोगों के सामने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. आपण शांतपणाने या सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा अशी आपल्याला नम्र विनंती करून मी कार्यक्रमाला शुरुआत करतो. वो क्या बोल रहे हैं कि आप सभी लोग शांत रूप से इस कार्यक्रम को देखें और इसका आनंद लें, ऐसा मैं आप लोगों से विनंती करता हूँ और इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ. आजचा कार्यक्रमाची सुरुवात शिरीष भागवत याच्या फिडल वादनाने होईल. अब वो बता रहे हैं कि देखो, अब ये जो लड़का, जिस पिता के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उस पिता का ये पुत्र है शिरीष, जिसके बारे में हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं. तो वो बोलते हैं कि आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम शिरीष से करने वाले हैं. अब लेखक आगे बोलते हैं की हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकता शिकायला आला आहे. वो बोलते हैं कि ये जो विद्यार्थी है ये मेरे विद्यालय में अभी अभी सीखने आया है आणि कलेच्या प्रांतातील हा नौखा मुसाफिर आहे. क्या बोलते हैं वो कि कला के प्रांत में, मतलब इस संगीत कला के क्षेत्र में यह एक नया मुसाफिर है, यह नवीन प्रवासी है, यह एक नया मुसाफिर है जो कि आपके सामने प्रोग्राम करने जा रहा है. हे लक्षात घेऊन आपण त्याच्या हुशारीचे कौतुक करावे ही विनंती. क्या बोलते हैं लेखक कि आप जब इसकी कला को देखोगे तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि यह संगीत कला के क्षेत्र में नया मुसाफिर है. तो अगर इससे कुछ त्रुटियां होती है तो उसे आप अनदेखा करें और इसकी कला को आप उसे प्रोत्साहन दें आगे करने के लिए. एवढे बोलून मी शिरीषकडे पाहिले. इतना बोल के लेखक क्या करते हैं, शिरीष की ओर देखते हैं. मला या मुलाची अतिशय भीती वाटत होती. अब लेखक देखो क्या बोल रहे हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं शिरीष को प्रोग्राम करने के लिए दे रहा हूँ. खरे सांगायचे म्हणजे माझ्या मनातून मला शिरीषला कार्यक्रम द्यायचाच नव्हता. क्या बोल रहे हैं लेखक कि मैं अपने मन से, अपने दिल से शिरीष को ये कार्यक्रम करने के लिए देना ही नहीं चाहता था. कारण नुकताच शिकायला लागलेला हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयाचे नाव खराब करील याची मला खात्री होती. लेखक को लगता है कि ये नया नया सीखा हुआ है और ये मेरे विद्यालय के कार्यक्रम में अपना परफॉर्मेंस देगा, अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा, और इसने तो ज़्यादा सीखा ही नहीं है. तो अगर ये खराब परफॉर्मेंस देता है तो मेरे विद्यालय का जो नाम है वो खराब हो जाएगा, ऐसा लेखक को डर था. म्हणूनच मी त्याला कार्यक्रम देण्याचे टाळत होते. टालना मतलब कि लेखक उसे टाल रहे थे कि नहीं, ये कार्यक्रम लेखक उसे नहीं देना चाह रहे थे. वो टाल रहे थे कि नहीं, तुम अभी स्वस्थ नहीं हो, तुम ये कार्यक्रम नहीं कर पाओगे, तुम मानसिक रूप से, मन से तुम अभी रेडी नहीं हो. तो इस तरीके से उसको बोलकर लेखक टाल रहे थे. क्यों? क्योंकि लेखक के विद्यालय का ये पहला प्रोग्राम था और शिरीष की तैयारी नहीं है ऐसा लेखक को लगता था, और वो नया मुसाफिर था. अगर उसने खराब परफॉर्मेंस दी तो क्या होगा, लेखक के विद्यालय का नाम जो है वो खराब हो जाएगा. इस बात से लेखक डर रहे थे. आता पुढची स्लाइड बघूया आपण. मी शिरीषकडे पाहिले. त्याच्या चेहऱ्यावर धीटपणा व आत्मविश्वास
पुरेपूर प्रतिबिंबित झाला होता। लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैंने सीरीज़ को जब देखा, जब मैंने अनाउंस किया कि ये बच्चा प्रोग्राम करने वाला है और मैंने उसकी तरफ देखा, तो मुझे उसके चेहरे पर एकदम आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था, प्रतिबिंबित होता था, दिखाई दे रहा था। पण त्याचे हे अवसान फार वेळ राहणार नाही हे मी ओळखून होतो। लेखक क्या बोल रहे हैं कि अवसान मतलब उसकी ये ताकत, उसकी ये शक्ति, मतलब इतनी सारी पब्लिक के सामने, इतनी सारी जनता के सामने जो उसके चेहरे पर ये जो मुझे आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था, लेकिन पर्दा खुलने के बाद पूरी जनता को देखने के बाद यह आत्मविश्वास, यह शक्ति, यह ताकत उसके चेहरे पर दिखाई देगी नहीं देगी, ऐसा मतलब ये ताकत ज़्यादा समय तक उसके चेहरे पर टिकने वाली नहीं है, यह लेखक को पता चल चुका था। पडदा वर जाऊन बाहेरच्या श्रोतविंद्र नजरेला पडताच त्याचा हा धीर सुटेल याची मला खात्री होती। मतलब लेखक को ये डर था कि जैसे ही पर्दा ऊपर जाएगा और श्रोतविंद मतलब एक एकनारा समूह जो ये गाना संगीत सुनने के लिए आए हैं, जो जनता आई हुई है, तो जब वो जनता की नज़र शिरीष की नज़रों से मिलेगी तो शिरीष के अंदर जो ये आत्मविश्वास है, उसका जो धीर है, वो क्या होगा, छूट जाएगा, ऐसा लेखक को डर था। शिरीषने खून करताच मी पडदेवाल्याला इशारा केला आणि पर्दा झरझर वर गेला। खून मतलब कि उसने इशारा किया, शिरीष ने उनको इशारा किया, किसको, लेखक को। तब लेखक ने क्या किया, पर्दे वाले को इशारा किया और पर्दा झरझर झरझर ऊपर की ओर चला गया। फूटलाईटचा झगझगीत प्रकाश डोळ्यावर पडताच शिरीषने डोळे मिटून घेतले। अब फूटलाइट का जो प्रकाश था वो जैसे ही शिरीष की आँखों पे पड़ता है, शिरीष ने डोळे मिटून घेतले मतलब उसने आँखें बंद कर ली। त्या प्रकाशाची डोळ्यांना जरासी सवय झाल्यावर शिरीषला सबंध श्रोतविंद दिसला और थोड़ा देर के बाद जैसे आँखों को उस प्रकाश की लाइट की आदत हुई तो शिरीष ने अपनी आँखें थोड़ी थोड़ी खोली और उसको अपने सामने कौन दिखाई दिया, श्रोतवृंद मतलब सुनने वाले लोग, जो पब्लिक थी, जो जनता थी, वो उसे दिखाई देती है। आणि त्याच क्षणी त्याच्या मनाची झालेली चलबिचल त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसू लागली। अभी देखो, लेखक बोलते हैं कि जैसे ही जनता की नज़रों से शिरीष की नज़र मिलते हैं तो उसके मन में जो चलबिचल हो रहा था, चलबिचल होने मतलब उसका मन अस्वस्थ हो गया था, वह घबरा गया था, तो उसके मन में जो चलबिचल हो रहा था वह चलबिचल उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। तो गडबडून गेला आहे हे मी ओळखले, वो घबरा गया है ये लेखक पहचान गए थे। त्याला आता सावरून धरणे शिक्षक या नात्याने माझे कर्तव्य होते। सावरून धरने मतलब उसे आधार देना, उसे अब इस परिस्थिति में संभालना शिक्षक होने के नाते ये लेखक का एक कर्तव्य था। और लेखक इसलिए बोलते हैं कि उसे आधार देना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने उसे आधार देने की सोची और शुरुआत की। मी तंबोरे वाल्याला व तबले वाल्याला खून केली। अब देखो, लेखक उसके इशारे की राह नहीं देखते हैं और तंबोरे वाले और तबला बजाने वाले को इशारा करते हैं कि आप बजाना शुरू करो। तंबोऱ्याचा धीर गंभीर आवाज़ घूमू लागला। अब तंबोरा का जो आवाज़ था वो वहाँ पे घूमने लगा। शिरीषने डोळे मिटून कुणाचे तरी ध्यान केल्यासारखे दिसले व पुन्हा त्याचा चेहरा पूर्वीच्या आत्मविश्वासाने न्हाऊन निघाला। क्या बोलते हैं लेखक कि
ऐसा लगा कि शिरीष ने आंखें बंद करके किसी को याद किया। शिरीष ने आंखें बंद करके किसी को याद किया, किसी का ध्यान किया और फिर से उसका चेहरा जैसे शुरुआत में उसके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था, वैसे उसके चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। वह हल्के त्याने सर्स लावायला शुरुआत के लिए उसने धीरे से अपना वायोलिन जो था उसे बजाने की शुरुआत की। एका 10 ते 12 वर्षाच्या मुलाने शांतपणे वाजवायला सुरुवात केलेली पाहून लोग शांत बसले। एक 10 से 12 साल के बच्चे ने इतने शांत रूप से शुरुआत की, इतने शांत रूप से धीमी आवाज़ में बजाने की शुरुआत की। यह देखकर सारे लोग क्या हुए, एकदम शांत बैठ गए। धीमेपणाने शिरीषने भूप रागातली गत वाजवायला सुरुवात केली। उसने एकदम स्लोली भूप राग की गत बजाने की शुरुआत की। तेज ते सूर, मात्रेचाही फरक नाही। तो शांतपणे वाजवू लागला आणि लेखक क्या बोलते हैं, जैसा उसने शुरुआत में सीखा था, जैसा वो बजाता था, वैसा ही सेम सुर उसने एकदम शांत रूप से बजाने की सुरुवात की। और आजपर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का मला बसला। लेखक बोलते हैं कि आज तक धक्का बसना मतलब शॉक्ड हो जाना, मनात हादरणे। उनका मन जो है वो तो हादरून गेला होता, उन्हें एकदम शॉक लग गया था। मतलब बोलते हैं आज तक मुझे जैसा शॉक नहीं लगा था, आश्चर्य नहीं हुआ था, वैसा आश्चर्य मुझे उस दिन हुआ। कानावर विश्वास बसेना। लेखक बोलते हैं मुझे मेरे कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था आणि नजरेवरही बसेना। मुझे मेरी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद सुन रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मेरी आँखों पर और मुझे मेरे कानों पर विश्वास भरोसा नहीं हो रहा था। पचेंद्रिया दगा तर देत नाही ना, अशी शंका मनाला चाटून गेली। लेखक बोलते हैं मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं मेरी जो 5 इंद्रियां हैं वह मुझे धोखा तो नहीं दे रही है, ऐसे शंका लेखक को आ गई। माझ्या जागी तुम्ही असता किंवा आणखी कोणीही असता तरी त्याच्या मनात ही तशी शंका आली असती। लेखक बोलते हैं कि अगर मेरी जगह पे आप होते या कोई भी होता तो उसके मन में ऐसी ही शंका आती। तुम्हीच सांगा, सुमारे 6 महिन्यापूर्वी शिरीष माझ्या विद्यालयात आला। अभी लेखक देखो बता रहे हैं कि अब आप सोच रहे होगे कि अरे उसने इतना अच्छा बजाया तो उसके लेखक उसके टीचर थे तो उन्हें शंका क्यों आ रही थी? तो उन्हें शंका इसलिए आ रही थी, अब वो बताते हैं कि आप ही बताइए कि पिछले 6 महीनों से जो विद्यालय में सीखने के लिए आया ही नहीं आणि धीटपणे त्याने विचारले। मतलब लेखक बोलते हैं कि 6 महीना पहले ये जो बच्चा था ये मेरे विद्यालय में आया था और उसने धीटपणे त्याने विचारले। उसने मुझे एकदम धीट रूप से मतलब बिना डरे एकदम आत्मविश्वास पूर्वक जो आके बच्चा खड़ा होकर मुझसे पूछता है कि आपणच का पी जनार्दन? और बोलता है आप ही हो क्या पी जनार्दन? मी सुहास्य मुद्रेने होय म्हणताच लेखक बोलते हैं मैंने एकदम हसरा चेहरा लेकर एकदम हंसते हुए मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। और तो म्हणाला माझे नाव शिरीष भागवत। वो बोलता है मेरा नाम है शिरीष भागवत, घरी श्रीच म्हणतात और मुझे घर पे श्री कहा जाता है। मला गाण्याची फार आवड आहे, मुझे गाने का बहुत शौक है। तुला गाण्याची आवड आहे तर? लेखक बोलते हैं अच्छा, तुझे गाने की अगर आवड है, गाना तुझे पसंद है तो माझ्यापेक्षा, अब देखो लेखक इतना बोलते हैं तब तक शिरीष क्या बोलता है आगे, माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना मी शिकलेला फार आवडेल। अब वो क्या बोल रहा है कि मेरी अपेक्षा मेरे पिताजी को अगर मैं ये सीखता हूँ तो ज़्यादा पसंद आएगा।
त्याचा चमत्कारिक उत्तराचे मला नवल वाटू लागले। नवल वाटने मतलब आश्चर्य। लेखक बोलते अरे ये बोल रहा है कि मुझे पसंद है, लेकिन मेरे सीखने से ज़्यादा खुशी, मेरी अपेक्षा मेरे पिताजी को होगी। इस बात का लेखक को थोड़ा सा आश्चर्य लगा, वो थोड़ा सा राग ही येऊ लागला और उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आया। तो थोड़ा वेळ थांबून पुढे म्हणाला और फिर वो जो शिरीष है वो थोड़ी देर रुक के आगे बोलता है कि मी आपल्याकडे शिकायला येईन, मैं आपके पास सीखने के लिए आऊँगा, पण माझी एक अट आहे। लेकिन अट मतलब शर्त, लेकिन मेरी एक शर्त है। मी शिकायला आलो की रोज माझ्याबरोबर माझे वडील पण येतील। मैं सीखने आऊँगा तो मेरे साथ रोज मेरे पिताजी भी आएंगे। वह शिकवणी चालू असताना वर्गातच बसतील और जब आप मुझे सिखाएंगे तो मेरे पिताजी क्लास में ही बैठेंगे, वो कहीं जाएंगे नहीं। देखो अब लेखक यहाँ बता रहे हैं कि 6 महीना पहले शिरीष मेरे पास आया था और वो मेरे पास बोलता है कि मुझे सीखने का शौक़ है, लेकिन मैं अगर ये सीखता हूँ संगीत तो मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे पिताजी को होगी और मैं आपके पास सीखने ज़रूर आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब भी मैं आपके पास पढ़ने सीखने आऊँगा तो मेरे साथ मेरे पिताजी भी आएंगे और मुझे छोड़कर जाएंगे नहीं। जब तक मैं सीखता रहूँगा तो मेरे पिताजी भी क्लास में मेरे साथ बैठेंगे। अब देखो लेखक क्या बोलते हैं, आता मात्र मला राग आला। लेखक बोलते हैं अभी मुझे गुस्सा आया। मी जाणीवपूर्वक हसत म्हणालो और फिर भी मैं जानबूझ के हंस के बोला, मान्य, तुझ्या अटी एकदम मान्य, पण त्यासाठी तुला महिना 50 रुपये फ़ी द्यावी लागेल। लेखक क्या बोलते हैं, ठीक है, मुझे तेरी ये शर्त मंजूर है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे महीने का 50 रुपये फ़ीस देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे लेखक ने शिरीष की जो शर्त है वो मान ली है और शिरीष से सीखने की फ़ीस कितनी बताई है, महीने का 50 रुपये। आता बघा, कबूल उद्यापासून मी येतो। वो क्या बोलता है, ठीक है मैं कल से आऊँगा, माझ्याबरोबर वडील पण येतील बरं का। वो क्या बोल रहे हैं, मेरे साथ मेरे पिताजी भी आएंगे, ठीक है ना। असं म्हणून माझ्या आश्चर्यचकित चेहऱ्याकडे न बघता शिरीष चटकन निघून गेला। ऐसा बोलकर मेरे आश्चर्यचकित चेहरे की ओर न देखते हुए शिरीष वहाँ से चला गया। दूसरे दिवशी तो अगदी वेळेवर आला और दूसरे दिन वो एकदम टाइम पे वहाँ पे आ गया। त्याच्याबरोबर एक वयस्कर आणि भारदस्त गृहस्थ होते। वो बोलता है कि भारदस्त गृहस्थ मतलब कि जो देखो वयस्कर मतलब प्रौढ़ और भारदस्त गृहस्थ मतलब जो शरीर से एकदम मजबूत थे, ऐसा एक मनुष्य उसके साथ आता है। अब वो भारदस्त गृहस्थ कौन होंगे, उसके पिताजी होंगे। शिरीष म्हणाला, हे माझे वडील नाना। शिरीष बोलता है ये है मेरे पिताजी। पिताजी को वो क्या बोलता है, नाना बोलता है। आमचे नमस्कार झाले, बोलता है अभी हमने आपस में नमस्कार कर लिया। एक अक्षर न बोलता नाना खुर्चीवर बसले। वो बोलता है कि एक भी अक्षर बोले बिगर उसके पिताजी जो है वो कुर्सी पे बैठ गए। मी पण न बोलता वायोलिन काढले व शिरीषच्या हातात दिले। वो बोलता है मैंने भी कुछ भी नहीं बोला और वायोलिन निकाला और शिरीष के हाथ में दे दिया। त्याने बरोबर वही वगैरह आणलेली पाहताच माझा त्याच्याबद्दलचा ग्रह चांगला झाला। मतलब मेरे बोले बिगर बच्चा बुक वगैरह सब लेके आया। यह जब लेखक ने देखा तो लेखक को थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई ये बच्चा सीखने के लिए उत्सुक है। पहिल्या दिवशी प्राथमिक माहिती व पहिला धडा दिल्यावर मी हातात वायोलिन घेतले। मतलब पहले दिन उन्होंने क्या किया, शिरीष को जो शुरुआती माहिती होती है वो दी और उसे पहला चैप्टर सिखाया और फिर अपने हाथों में वायोलिन लिया। माझ्या विद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी स्वतःच वाजवून दाखवायचे अशी माझी प्रथा होती। अब लेखक की एक रूल था लेखक का
कि जो भी बच्चा उस विद्यालय में आता था तो पहले दिन लेखक उसे खुद बजाकर दिखाते थे। त्यामागील हेतू एवढाच, उसके पीछे लेखक का सिर्फ एक ही हेतू था की मला त्यांना सुचवायचे असते की नेटाने नीट टिकला तर इतपत वाजवू शकाल। मतलब लेखक उनको ये बताना चाहते थे कि अगर आप अच्छी तरीके से लास्ट तक सीखोगे तो आप इस तरीके का सीख सकते हो। त्याप्रमाणे सुमारे 20 मिनिटे मी पिलू रागातली एक गत वाजवून दाखवली। अब देखो पिलू भी क्या है, एक राग का नाम है। तो लेखक बोलते हैं कि मैं पिलू राग का एक गत उसे बजाकर दिखाया। जीवाचे कान करून नाना ऐकत होते व शिरीष माझ्याकडे व नानांकडे आळीपाळीने बघत होता। मतलब जीवाचे कान करून बघणे मतलब कि अपना पूरा ध्यान, एकदम पूरा ध्यान एक उसकी तरफ लगाकर उसके नाना उसे सुन रहे थे। और शिरीष एक बार मेरी तरफ देखता था और एक बार नाना की तरफ देखता था। ऐसा करके शिरीष बजा रहा था, देख रहा था। मी वायलिन खाली ठेवले व नानांकडे पाहिले। त्यांचा चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान स्पष्टपणे दिसत होते। और जब लेखक ने वायलिन नीचे रखा और उसके पिताजी की तरफ, नाना की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर तृप्ति का समाधान दिखाई दे रहा था। मतलब कि लेखक के द्वारा बजाए गए वायलिन से वो संतुष्ट थे। आपण जाऊया आता, शिरीष म्हणाला व पुत्र उठले। शिरीष बोलता है कि अब हमें जाना चाहिए और दोनों पिता पुत्र उठ गए। मी शापण होऊन विचारले और लेखक ने फिर खुद आगे होकर पूछा, काय कसं काय वाटलं एकंदरीत? लेखक पूछते हैं क्या आपको कैसा लगा? वाह उत्कृष्ट, त्याबद्दल प्रश्नच नाही, शिरीष ने मध्येच उत्तर दिले। शिरीष देखो बीच में उत्तर देता है, वाह बहुत अच्छा था, इस पे कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता, इतना अच्छा आपने बजाया। शिरीष मला त्याच्या आगाऊ स्वभावाचा राग आला। शिरीष को बहुत गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया? शिरीष के इस उत्तर का लेखक को गुस्सा आया कि अरे ये तो बच्चा है फिर भी ये बीच में उत्तर दे रहा है। आपण कुठं असता कामाला? भोचकेपणे शिरीष पुनः म्हणाला। शिरीष देखो अब भोचकेपणे का मतलब क्या है कि बीच में होके उत्तर देना। अपन कुठं असता कामाला कि ऐसा अब ये जो उसका स्वभाव था, शिरीष हर चीज़ में बीच बीच में हो के जो बोल रहा था, इस बात का लेखक को गुस्सा आ रहा था। मला वाटते की मध्ये मध्ये बोलल्याबद्दल नाना शिरीषला दम भरतील, पण त्या उलट ते कौतुकाच्या नजरेने त्याच्याकडे पाहत होते। अब देखो लेखक क्या बोलते हैं कि मुझे शिरीष का ये स्वभाव जो अगाऊपना था यह देखकर मुझे लगा कि उसके पिताजी उसे चिल्लाएंगे कि तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, लेकिन उसके पिताजी तो कौतुक भरी मतलब उसे सराहना देने वाली नज़रों से उसकी ओर देख रहे थे। नियमितपणे रोज पिता पुत्राची जोड़ी येऊ लागली और नियमित रूप से रोज पिता पुत्र की जोड़ी आने लगी। शिरीषची प्रगती पाहून मात्र प्रसंग मी पण आश्चर्यचकित होतो। लेखक बोलते हैं कि शिरीष की इतनी अच्छी प्रगति थी कि उसको देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हो रहा था। त्याचा हाथ वाजवायला अतिशय हल्का होता और वो वायलिन बजाने के लिए उसका हाथ एकदम हल्का था। आणि माझ्या सर्व विद्यार्थ्यात त्याची आकलन शक्ति फारच दांडगी होती। आकलन शक्ति मतलब समझने का जो सामर्थ्य था उसका, और दांडगी मतलब बड़कट। मतलब मेरे सारे विद्यार्थियों की अपेक्षा शिरीष की जो समझने की शक्ति थी, उसकी आकलन शक्ति बहुत ही मजबूत थी। नाना रोज त्याच्याबरोबर येत व एक अक्षर ही न बोलता शांत बसून राहत। अब जो उसके पिताजी थे रोज उसके साथ आते थे और एक भी अक्षर नहीं बोलते हुए शांत बैठे रहते थे। मी पण त्यांच्याशी बोलत नसे। लेखक बोलते मैं भी उनसे कुछ नहीं बोलता था, मैं भी शांत बैठा रहता था। हाँ हाँ म्हणता 3 महीने निघून गेले। लेखक बोलते हैं इस प्रकार 3 महीने चले गए। आणखीन 3 महिन्यांनी होणाऱ्या माझ्या विद्यालयाचा प्रथम कार्यक्रमात पण शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा असा मी निश्चय करून टाकला।
लेखक बोलते हैं शिरीष की प्रगति को देखकर उसका कार्यक्रम में उसे पार्टिसिपेट कराना है, ऐसा लेखक ने निश्चय कर लिया। आणि त्यानुसार मी शिरीषला म्हणालो, शिरीष अशीच प्रगति कायम राहू दे। लेखक उसे बोलते हैं कि शिरीष तुम अपनी प्रगति को ऐसे ही चलने दो। आपल्या विद्यालयाच्या कार्यक्रमात मी तुझा कार्यक्रम ठेवणार आहे। हे ऐकल्यावर शिरीषला अत्यानंद होईल अशी कल्पना होती। मतलब बोलते हैं कि अपने विद्यालय के कार्यक्रम में मैं तुम्हारा कार्यक्रम रखने वाला हूँ। तो लेखक सोचते हैं मैं ऐसा बताऊंगा तो शिरीष बहुत खुश होगा, पण त्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाचा काहीही भावना दिसाल्या नाहीत। लेखक बोलते हैं लेकिन उसके चेहरे पर आनंद की, खुशी की कोई भावना दिखाई नहीं दी। इतकेच नव्हे तर त्याचा चेहरा काहीसा उतरला। इतना ही नहीं, उसका चेहरा कुछ उदास हो गया। मी विचारले, काय तुला हे ऐकून काहीच आनंद वाटत नाही का? मैंने तुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी तो तुझे कोई खुशी नहीं हुई क्या? गंभीर आवाजात ठाशीव स्वरूपाचे उत्तर आले। मतलब एकदम ठामपणे, एकदम रुक के शिरीष ने उत्तर दिया गंभीर आवाज में, माझ्यापेक्षा नानांना त्याचा आनंद जास्त होईल। वो क्या बोलता है कि मेरी अपेक्षा इसकी खुशी मेरे पिताजी को ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से शिरीष लेखक को उत्तर देते हैं। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम आगे देखेंगे। पुढील उर्वरित भाग आपण पुढच्या क्लासमध्ये करूया। इस पार्ट के आगे का पार्ट जो है वो हम आगे की क्लास में करेंगे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला आजचा तास नक्कीच आवडला असेल अशी माझी अपेक्षा आहे। त्यामुळे आजच्या तासाला लाईक करायला व तुमच्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद। अशा प्रकारे आज आपण मराठी विषयाचा अभ्यास केला। मला अशी अपेक्षा आहे की हा पाठ तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजला असेल। जर तुम्हाला हा पाठ नाही समजला असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ वारंवार बघण्याची कृपा करावी। धन्यवाद।